हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके गली मोहल्ले में घरों में कैट्स मिलती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, कैट्स, बिल्लियां। वो लोग जो लोग अपने घर में बिल्लियों को पालते हैं, वो लोग जिन्होंने बिल्लियों को पाला तो नहीं है अपने घर में, लेकिन किसी दूसरे के घर से वो आ जाती हैं आपके घर में, आपके घरों में घूमती रहती हैं, घूमकर फिर निकल जाती हैं। वो लोग जिनके मोहल्ले में, गलियों में ये कैट्स घूमती हुई पाई जाती हैं, तो आप मानकर चलें यूनिफॉर्मली ये पूरे भारतवर्ष की कहानी है जहां पे बिल्लियां आपको नजर आती हैं, बिल्लियां आपको मिलेंगी ही। जंगल्स में तो खैर बिल्लियां होती हैं, लेकिन कई बार आप देखते हो विलेजेस में, आपके रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में, टाउन, सिटीज, एवरीवेयर आपको ये कैट्स नजर आएंगी। हालांकि आप देखो तो कैट से कम 30 मोर देन 30 डिजीजेस देखा गया है जो कि कैट से ट्रांसमिट होता है ह्यूमन बींग्स में। लेकिन आज मैं उन 30 की बात करने नहीं जा रहा हूं, मैं केवल इंपॉर्टेंट जो डेडली डिजीजेस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिजीजेस हैं, खासकर 6 डिजीजेस, इन 6 डिजीजेस को आज मैं विस्तार में आपको बताऊंगा कि क्या होता है ये 6 डिजीज, कैसे ये फैलेगा, क्या कुछ मिलता है इनमें, कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए, कैसे इसको ट्रीट किया जाए। अगर कुछ वैक्सीन अवेलेबल है इन डिजीजेस के लिए तो क्या कुछ वैक्सीनेशन आपको ले लेना चाहिए। खासकर वो लोग जो कई बार कैट्स के संपर्क में आते हैं तो उनको कौन कौन सी वैक्सीन लगा लेनी चाहिए एंड क्या कुछ स्टेप्स, कुछ मेजर्स उठाना चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आपको बता दूं, मैं हूं डॉक्टर अनुराग, एमडी इन पीडियाट्रिक्स, एंड आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल किड ओ केयर। स्ट्रेट आता हूं आज के हमारे टॉपिक पे। पॉइंट नंबर 1, पहला डिजीज दैट इज टॉक्सोप्लाज्मोसिस। जरा ध्यान से सुनिएगा, टॉक्सोप्लाज्मोसिस ये एक पैरासिटिक डिजीज है। पैरासाइट कहने का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको जिंदा रहने के लिए दूसरे क्रिएचर पे, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो ये जो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई है, ये पैरासाइट किन पे डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है कैट्स पे। जी हाँ, कई सारी डिजीजेज ऐसी होती हैं जिनमें जो पैरासाइट्स होता है वो डिपेंडेंट होते हैं मल्टीपल एनिमल्स पे, लेकिन यहां पे स्पेसिफिकली केवल कैट्स ही एक रिजर्वॉयर है इस टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई का। एंड ये टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई कैट्स से ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट हो सकता है। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो पैरासाइट है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, कैट्स सबसे पहले ये अक्वायर करती हैं अपने इंटरमीडिएट हॉस्ट से। सपोज रैट्स, चूहे, अगर चूहे के फ्लैश में ये टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई का सिस्ट अगर मिले और कैट्स ने इसे कंज्यूम कर लिया हो, तो ये जो सिस्ट फॉर्म में था ये जाता है कैट्स के इंटेस्टाइन में, वहां जाके फिर इसकी मैचुरेशन होती है, वहां पे ये अपने पैरासाइटिक अडल्ट रूप में आते हैं, एंड देन वहां पे मेल्स एंड फीमेल्स की जब मेटिंग होती है तो वो फिर प्रोड्यूस करते हैं मल्टीपल सिस्ट्स, जिसको oocysts बोला जाता है। एंड ये फिर ये पास करते हैं कहां? अपने पॉटी में, अपने फीसेस में। और ये जो फीसेस है, फीसेस के साथ ये जो मिला हुआ ये जो oocyst है, ये चला जाता है आपके एनवायरनमेंट में, सॉइल में। ठीक, यहां तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि कैसे टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, ये जो पैरासाइट है, ये कैसे कैट्स के इंटेस्टाइन से पास होता है सॉइल में, बाहर एनवायरनमेंट में। अब यहां आने के बाद ये जो साइकिल था, यहां पे टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई का ये साइकिल को सेक्सुअल साइकिल बोलते हैं, क्योंकि यहां पे मल्टीप्लिकेशन होता है, मैचुरेशन होता है। अब आ जाइए, अब यहां जो सॉइल में चला गया है ये oocyst, अब इस oocyst को अगर ह्यूमन बींग्स कंज्यूम कर ले, कैसे कंज्यूम कर ले? आप सोचेंगे कि ये मिट्टी तो नहीं खाते हैं ह्यूमन बींग्स। ऑफ कोर्स मिट्टी नहीं खाते हैं, लेकिन कॉन्टामिनेटेड, सपोज आप फ्रूट्स लेकर आ रहे हो मार्केट से, वेजिटेबल्स आप लेकर आ रहे हो मार्केट से, आपने कुछ सैलड्स बनाया है अपने घर में और उस सैलड्स को आपने ठीक से अच्छे से वाटर से वॉश नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्टामिनेटेड रह जाता है इस oocyst से। एंड जब आप इसे कंज्यूम करते हो तो ये oocyst आ जाता है आपके इंटेस्टाइन में।
और यहां पे आके फिर एसेक्सुअल साइकिल शुरू होता है इस टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई का। इस तरीके से यूजुअली ह्यूमन बींग्स अक्वायर करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जहां भी कैट्स रह रहा है, कैट्स अगर वहां पे पॉटी कर रहा है, आपके घर के अंदर हो या स्ट्रीट्स में हो, रोड्स पे हो, सॉइल में हो, गार्डन में है, पार्क में है, एनीवेयर, अगर वहां पे इसने फीसेस अपना पास किया है तो वो जो एरिया है, वो रीजन है, वो सॉइल का, वो हो जाएगा कॉन्टामिनेटेड। और अगर उस कॉन्टामिनेटेड सॉइल को किसी भी तरीके से कंज्यूम कर लिया, खासकर बच्चों में देखो आप, जो गार्डन में या पार्क में जो खेलते हुए बच्चे रहते हैं, वो बच्चे क्या है, जमीनों पे ही लोटेंगे पोटेंगे, वहीं पे हाथ रखेंगे, वहीं पे वो घूमेंगे। एंड गलती से इस हाथ को इसने अगर बच्चों ने मुंह में रख लिया तो यही कारण है, ये ऊसिस चला जाएगा बच्चों के पेट में एंड यहां पे आके फिर ये नेक्स्ट डिजीज प्रोड्यूस करेगा। तो ये कौन सी डिजीज प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। यूजुअली टॉक्सोप्लाज्मोसिस एसिम्प्टोमेटिक होता है अगर आपकी इम्यून सिस्टम ढंग से काम कर रही है तो। लेकिन अगर आपकी इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी लो है, अगर कोई रोड ट्रैक एक्सीडेंट हुआ है, अगर आप प्रेग्नेंट हो या किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हो, कैंसरस केमोथेरेपी से आप गुजर रहे हो, या आपको HIV जैसी कोई डिजीज हुई है जहां पे आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, उन केसेस में ये जो पैरासाइट्स है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, ये एज टॉक्सोप्लाज्मोसिस उभर कर आ सकता है। इसलिए जनरल पॉपुलेशन में यूजुअली टॉक्सोप्लाज्मोसिस देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बच्चों में ये देखने को मिल जाता है क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम अभी कंप्लीटली डेवलप नहीं हुई है। तो क्या कुछ मिलता है इस टॉक्सोप्लाज्मोसिस में? तो सबसे पहले फ्लू लाइक सिम्टम्स आपको मिलेगा। एंड आपको पता है, मैंने कई बार अपने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है, फ्लू लाइक सिम्टम्स का मतलब होता है स्टार्ट होगा ये थोड़ा सा जुकाम से, थोड़ी खांसी हो सकती है, हेडेक हो सकता है, सर में भारीपन सा लगेगा, जरा सा चक्कर सा आएगा, बैक पेन हो सकता है, लेग्स में पेन हो सकता है, जनरलाइज्ड मसल पेन हो सकता है जिसको मायल्जिया बोलते हैं, कई बार आर्थ्राल्जिया मतलब बोनी पेन भी इसमें देखने को मिलता है। नोजिया जैसा एक फीलिंग रहता है कि अब वॉमिट हुआ, कई बार वॉमिटिंग हो जाती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेन इसमें देखने को मिलेगा। ये तो था एक जनरल सिम्टम्स टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई का। लेकिन सीवियर केसेस में खासकर ये आई का टॉक्सोप्लाज्मोसिस करवाता है एंड CNS ब्रेन का टॉक्सोप्लाज्मोसिस करवाता है, जो कई बार फेटल भी हो सकता है एंड कई बार ये ब्लाइंडनेस को लीड कर सकता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि टॉक्सोप्लाज्मा को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पेसिफिकली ये कैट्स से ही ट्रांसमिट होता है। एंड अगर डिजीज, इम्यून सिस्टम अगर लो है तो ये डिजीज के रूप में मैनिफेस्ट करेगा एंड कई बार फेटल भी हो जाएगा। खासकर अगर प्रेग्नेंट वोमेन ने इसे अक्वायर कर लिया एंड टाइम रहते अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो उनके ऑफ स्प्रिंग में जो बच्चा होने वाला है उसे भी टॉक्सोप्लाज्मोसिस होने का डर है। एंड वो टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो कि कॉन्जेनाइटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है, वो सीवियर रूप ले सकता है। तो इसमें ग्रैनुलेटस इन्फ्लेमेशन होता है, खासकर लिम्फ नोड्स वगैरह का। लिम्फ नोड इसमें काफी बड़े बड़े से आपको नजर आते हैं एंड कई सारे मल्टीपल मैनिफेस्टेशंस होता है। कॉन्जेनिटल एनोमलीज भी आपको देखने को मिल जाता है न्यूबॉर्न्स के अंदर। जहां तक ट्रीटमेंट का सवाल है, ट्रीटमेंट के लिए कोई खास स्पेसिफिक मेडिसिन तो अवेलेबल नहीं है मार्केट में जो कंप्लीटली आपके बॉडी से पैरासाइट्स को क्लियर कर दे, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन है, जैसे कि पायरिमेथामिन है, सल्फाडाइजिन है, इन दोनों को कंबाइन करके फोलिनिक एसिड के साथ दिया जाता है ताकि कुछ हद तक इस टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई से रिलीफ मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है इसके अगेंस्ट। प्रिवेंटिव मेजर्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंटिव मेजर्स को मैं आपको बाद में बताऊंगा इसी वीडियो में, क्योंकि अभी आगे जो मैं 5 टॉपिक्स और जो कवर करने वाला हूं उनसे रिलेटेड भी रहेगा प्रिवेंशन, तो मैं लास्ट में आऊंगा एंड प्रिवेंशन पे बात करूंगा। खासकर हैंड वॉश पे तो जरूर बात करूंगा कि क्या होता है प्रॉपर एंड क्या होता है रेगुलर हैंड वॉशिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, राउंड वर्म्स एंड हुक वर्म्स। तो ये राउंड वर्म कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे हुक वर्म ट्रांसमिट होता है कैट्स से ह्यूमन बीइंग्स में, अभी बताता हूं मैं इसी सेशन में। एंड जो बहुत भारी मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के बीच में, ये मिसकॉन्सेप्शन है कि हुक वर्म भी कैट्स से ट्रांसमिट होता है ह्यूमन बीइंग्स में। तो अभी मैं आपको क्लियर करूंगा कि क्या रियल में हुक वर्म भी ट्रांसमिट होता है कैट से या वो कोई और डिजीज है।
तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें राउंड वर्म की। राउंड वर्म दैट इज एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, एंड मैंने कई बार अपने पुराने वीडियोस में भी आपको पेन एब्डोमेन का जहां मैं जिक्र करता हूं, जहां मैं वर्म इन्फेस्टेशंस का जिक्र करता हूं, मैंने करीब 6-7 वीडियोस ऑलरेडी पब्लिश कर रखा है इस पेन एब्डोमेन को लेके एंड इस एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स दैट इज राउंड वर्म को लेके। देखना चाहें तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको यह बता दूं कि राउंड वर्म दैट इज एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, अगेन कैट्स एंड डॉग्स, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजर्वॉयर होते हैं इस पैरासाइट के। ये भी एक पैरासाइट है जस्ट लाइक टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। अब ये एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स क्या होता है, ये ह्यूमन बींग्स कैसे लेते हैं अपने इंटेस्टाइन में, तो ये लेते हैं एग्स को। अभी जस्ट मैंने आपको बताया प्रीवियस सेशन में कि किस तरीके से टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई ट्रांसमिट होता है कैट से ह्यूमन बींग्स में, वो ट्रांसमिट होता था थ्रू oocyst, लेकिन यहां ये ट्रांसमिट होता है थ्रू एग्स। कैसे इसकी साइकिल चलती है जरा समझें इस बात को। सबसे पहले ह्यूमन बींग्स ने इस एग्स को, जो कि यूजुअली कॉन्टामिनेटेड है आपके एनवायरनमेंट में, ये सॉइल में आपको मिल जाता है, एंड फिर से वही बातें हैं कि आपने फ्रूट्स लिया, वेजिटेबल्स लिया, अच्छे से आपने वॉश नहीं किया, एंड वॉश ना करने की वजह से ये एग्स आपके इंटेस्टाइन में चला गया। अब इंटेस्टाइन में एग्स जाने के बाद फिर ये लार्वा के रूप में निकलता है, फिर इसकी मैचुरेशन होती है, ये अडल्ट मेल अडल्ट फीमेल बन जाता है, आपस में फिर मेटिंग होती है, एंड ये फिर नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस करता है, एंड ये नंबर ऑफ एग्स फिर से आपके फीसेज में, आपके स्टूल में, आपके पॉटी में ये निकल जाता है। निकलने के बाद फिर बाहरी इन्वायरमेंट में ये कॉन्टामिनेशन फैलाता है, एंड फिर से ये किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट कर सकता है। तो जो ये साइकिल ह्यूमन बीइंग के अंदर चल रहा है, सेम साइकिल ये डॉग्स एंड कैट्स के अंदर भी चलता होता है। तो यूजुअली आप देखो वो कैट्स, वो बिल्लियां जो आपके घर में आ रही हैं, जो आपके मोहल्ले में रह रही हैं, जो गार्डन में, पार्क्स में, हर जगह आपको मिलती हैं, अगर उन्होंने वहां पे पॉटी पास किया है, वो पॉटी अगर कॉन्टामिनेटेड है विथ दीज एग्स, और इस एग्स को अगर आपने रॉ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को बिना अच्छे से धोए हुए खा लिया, तो अगेन आपको ये इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये राउंड वर्म के इन्फेक्शन से क्या होने जा रहा है आपके बॉडी में, तो राउंड वर्म्स भी यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक रह जाता है कई सारे बच्चों में, कई सारे लोगों में। एंड राउंड वर्म्स का जो मैचुरेशन होता है, ये आपको पता है, आप एक बार इंटेस्टाइन में गया तो 2-2 साल तक ही रह जाता है आपके इंटेस्टाइन में विदाउट डूइंग एनी हार्म। लेकिन जब कभी सिम्टम्स से प्रोड्यूस करेगा तो कुछ सिम्टम्स देखने को मिल जाता है, जैसे कि नोजिया। कई बार आपने देखा होगा, लोगों से सुना होगा कि बच्चे कॉम्प्लेन करते रहते हैं उबकाई जैसी, उल्टी आ रही है, बट उल्टी होती नहीं है। कई बार फ्रैंक उल्टी हो भी जाती है, वॉमिट कर देते हैं बच्चे। कारण का पता नहीं चलता है कि क्या कारण है, क्यों बच्चे को ऐसी उबकाई सी लग रही है, क्यों ये बार बार वॉमिट हो जाता है, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन जाकर इसको एक बार वॉमिट हो जाता है। तो यहां पे हो सकता है वर्म इन्फेस्टेशन हो, खासकर एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स दैट इज राउंड वर्म का। पेट का फूलना, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन होना, कई बार डायरिया, लूज मोशंस हो जाता है एस्केरिस में, कई बार कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलता है। एंड जहां तक इस राउंड वर्म का सवाल है, कई बार ये अनीमिया भी प्रोड्यूस करता है, दैट इज लो हीमोग्लोबिन बॉडी में। माना हुक वर्म एंड राउंड वर्म्स के बीच में अगर आप कंपेयर करो, तो हुक वर्म में आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उनके पास एक सकर्स होता है, और वो सकर्स से इंटेस्टाइन से वो ब्लड को सक करते होते हैं, एंड ये ब्लड को सक करने की वजह से हीमोग्लोबिन डाउन चला जाता है, बच्चों के अंदर बहुत रैपिडली फॉल करता है। तो ये जो राउंड वर्म्स है, तो राउंड वर्म का मैनिफेस्टेशन हुक वर्म के मैनिफेस्टेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है, लाइफ साइकिल भी इनकी डिफरेंट होती है, बट मोड ऑफ ट्रीटमेंट मोर और लेस सेम होता है। अब मैं जरा बता दूं क्या क्या मिसकॉन्सेप्शन चल रहा है सोसाइटी में। ये होता है, लोग ये कहते हैं कि बेयर फुट ना चलो, बच्चों को ये हिदायत देते हैं कि आप जब भी बाहर निकलो तो स्लीपर्स पहनकर या शूज पहनकर निकलो। क्यों? क्योंकि डॉग्स ने या कैट्स ने बाहर पॉटी कर रखा होगा, आपका पैर उनके पॉटी पे पड़ेगा, एंड पॉटी के अंदर लार्वा घूम रहा है, किसका? हुकवर्म का। एंड ये हुकवर्म का लार्वा आपके स्किन को पेनिट्रेट करके आपके बॉडी में एंटर कर जाएगा, राइट? ये है मिसकॉन्सेप्शन। लेकिन करेक्ट क्या है? करेक्ट ये है कि वो जो हुकवर्म है, एनिमल हुकवर्म अलग होता है, एंड ये जो ह्यूमन का हुकवर्म होता है दैट इज डिफरेंट। ह्यूमन का जो हुकवर्म है दैट इज एंकाइलोस्टोमा डियोडेनेल या
निकाटर अमेरिकेनस। तो ये जो दो स्पीसीज मिलता है ये यूजुअली ह्यूमन बींग्स, एंड ह्यूमन बींग्स सिंगल रिजर्वॉयर है, इसका कोई दूसरा एनिमल रिजर्वॉयर नहीं है कि वो डॉग्स में मिल गया, वो पिग्स में मिल गया या वो कैट्स में मिल गया, तो ये केवल ह्यूमन बींग्स में ही मिलेगा। तो कहने का मतलब बच्चों को जो हिदायत दी जाती है कि बाहर आप निकलो तो नंगे पैर ना निकलो, वो इसलिए ताकि ह्यूमन बीइंग्स के फीसेस पे उनका पैर ना पड़ जाए, या जो ह्यूमन बीइंग्स जिसने पास किया है इस टूल को बाहर ही कहीं, जैसे विलेज वगैरह में आप देखते हो तो वहां जो बाहर पास किया वहां से लार्वा थोड़ा चलकर दूर ना आ जाए, उस पे पैर ना पड़ जाए, इसलिए मना करते हैं, ना कि डॉगी के पॉटी पे या कैट्स के पॉटी पे पैर ना पड़ जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो मिसकॉन्सेप्शन था ये मैंने अभी क्लियर कर दिया। अब अगर एनिमल वाला हुकवर्म होगा तो ऑफ कोर्स ये आपके स्किन को पेनिट्रेट कर सकता है, ये एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस जरूर प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन ये आपके लंग्स तक नहीं पहुंच सकता है, वहां जाके मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, मैच्योर नहीं कर सकता है। ये एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। इसी बातों को लेते हुए आते हैं जरा सा इसके ट्रीटमेंट पार्ट पे, लेकिन ट्रीटमेंट सुनने से पहले जरा सा एक बात और सुन लें। ये जो एस्कैरियासिस किया था ये इंटेस्टिनल, तो मैंने आपको सिम्टम सारा बता दिया। जो एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल होता है, कई बार अगर हेवी वर्म इन्फेस्टेशन हो जाए बॉडी के अंदर तो हेवी वर्म्स के वजह से ये वर्म्स डिफरेंट ऑर्गन्स में एंटर करना शुरू कर देता है। जैसे अगर वो लंग्स में एंटर करेगा तो निमोनाइटिस कर सकता है, अपेंडिक्स में एंटर करेगा अपेंडिसाइटिस कर सकता है, पैनक्रियाज में एंटर करेगा पैनक्रियाटाइटिस कॉज कर सकता है। तो इसी तरीके से जहां जहां जिस ऑर्गन में ये एंटर करेगा वहां वहां का इंफ्लेमेशन ये प्रोड्यूस करेगा। ट्रीटमेंट वाइज एक ही मेडिसिन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक आप सभी को पता है, दैट इज ऑल्बेंडाजोल। लेकिन ऑल्बेंडाजोल को एज प्रिवेंटिव थेरेपी आप देखो तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल रखा है दैट इज 1 साल से लेकर 19 साल तक के हर इंडिविजुअल को एवरी 6 मंथली आपको दे देना चाहिए। जो 2 साल के नीचे वाले बच्चे हैं उनको 200 mg देनी होती है, एंड जो 2 साल से ऊपर वाले बच्चे हैं उनको 400 mg देनी होती है। लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट की बात करो जहां आपको लग रहा है कि वर्म इन्फेस्टेशन है, सिम्टम्स है वर्म इन्फेस्टेशन के, वहां पे आपको 3 डेज कॉन्सिक्यूटिवली दे देना चाहिए। आज रात, कल रात, परसों रात, डोजेस वाइज सेम है। 1 साल के नीचे है तो 200 mg, सॉरी 2 साल से नीचे है तो 200 mg, एंड 2 साल से ऊपर है तो 400 mg। रही बात प्रिवेंशन की, प्रिवेंशन के लिए मैं फिर आऊंगा अभी इसी वीडियो में, आगे आपको बताऊंगा कैसे प्रिवेंट करते हैं। रह गई बात वैक्सीनेशन की, तो इसके अगेंस्ट भी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तीसरा है रिंग वर्म। नाम है रिंग वर्म, लेकिन ये वर्म नहीं कहलाता है। यूजुअली वर्म्स हम लोग यूज करते हैं पैरासाइट्स के लिए, जैसे कि सिस्टोड्स था, ट्रेमेटोड्स था, निमेटोड्स था, तो इनके लिए हम लोग यूजुअली वर्म्स यूज करते हैं। लेकिन ये रिंग वर्म वर्म नहीं है। रिंग वर्म क्या है? फंगल इन्फेक्शन है। जी हां। अब हम लोग बात करते हैं यहां पे कैट्स में। तो बिल्लियों में यूजुअली आप देखो तो स्किन पे आपको कई बार स्केली लीजन्स नजर आ जाएगा, स्केल से बने होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि वो जो फर होता है बिल्लियों का, वो फर कई बार कई जगह से पैचेस में उड़ा हुआ सा रहता है, एंड वहां पे अंदर स्केल सा बना हुआ रहता है। तो ये जो स्केल्स हैं यूजुअली ये फंगल इन्फेक्शन होता है, क्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन। और अगर ह्यूमन बीइंग्स मतलब कॉन्टैक्ट्स में आ जाए इन स्केल्स के, तो ये स्किन टू स्किन ट्रांसमिट हो सकता है। इसलिए आप देखो तो बच्चों की चूंकि इम्यूनिटी थोड़ी सी लो होती है, एंड स्किन में भी जो आपको डेंड्राइट सेल्स एंड जो मैक्रोफेजेस एंड अदर जो लीनिएज हैं जो कि आपको एक काम करती है एक आर्मी की, ताकि ये आपको प्रोटेक्ट कर सके बाहर के इन्वेडर्स से, इन्वेजन से, तो ये चूंकि कम होता है तो ये बच्चे इजीली अक्वायर कर लेते हैं। तो क्या अक्वायर करते हैं? ये करेंगे फंगल इन्फेक्शन जहां जहां टच होगा। सपोज इन्होंने यहां से टच किया है तो यहां पे हो सकता है फंगल इन्फेक्शन आ जाए, जिसको हम लोग टीनिया कॉर्पोरिस बोलते हैं। यूजुअली ये जो कॉर्पोरिस टर्म है ये यूज करते हैं हम लोग स्किन पे। अगर इस तरीके की इन्फेक्शन हो गई तो जैसे चेस्ट पे हो गया, एब्डोमेन पे हो गया, हाथों में हो गया, पैरों में हो गया। लेकिन स्पेसिफिकली अगर नेल्स के ऊपर हुआ है तो यही टीनिया अंगुइम हो जाएगा। यही टीनिया अगर प्यूबिक रीजन में हुआ है तो ये टीनिया प्यूबिस हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये बॉडी के
किसी भी स्किन पार्ट को इन्फेक्ट कर सकता है एंड डिपेंडिंग ऑन द रीजन इसका नाम चेंज हो जाता है। तो मैं यहाँ पे एज ए होल रिंग वर्म की तरह आपको बताना चाहता हूं कि इस केसेस में रिंग वर्म फैल सकता है। एंड रिंग वर्म में होता क्या है, तो आप देखोगे एक छोटा सा लीजन डेवलप करेगा, स्मॉल, एंड धीरे धीरे ये पेरीफेरीज में ये बढ़ता जाएगा, ऐसे गोल 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 राउंड शेप में ये बढ़ता जाएगा। एंड बहुत इचिंग होती है ऐसे कंडीशन में। एंड आप इसमें चाहे कितनी एंटीसेप्टिक्स लगा लो, कितनी एंटीबायोटिक्स खा लो, कितनी एनाल्जेसिक खा लो, ये ठीक होने का नाम नहीं लेगा। ऐसे कंडीशन में आपको एंटी फंगल ही देने की जरूरत पड़ेगी। तो यूजुअली लोकल एंटी फंगल से ये ट्रीट हो जाता है एंड कंप्लीटली ट्रीट हो जाता है। कई बार जहां पे बहुत एक्सटेंसिव लीजन्स हो गया है वहां पे हमें लोकल के साथ साथ ओरल एंटी फंगल देने की भी जरूरत पड़ती है। रह गई इसकी वैक्सीनेशन, ऑफ कोर्स इसकी भी कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। एंड रह गया प्रिवेंशन के लिए मैं भी आता ही हूं इसी सेशन में, आगे बताऊंगा आपको कैसे इसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है। चौथी डिजीज दैट इज कैट स्क्रैच डिजीज। ये कैट स्क्रैच डिजीज फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एंड ये होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। किनसे? बार्टोनेला हेंसली से। यूजुअली कैट स्क्रैच डिजीज कैट्स के केस में ही मिलता है, इसलिए मैंने इस डिजीज को यहां पे इंक्लूड किया है, क्योंकि कई सारी ऐसी डिजीजेस हैं जो कि डिफरेंट एनिमल से भी मिलता है, बट यहां पे फिर से जस्ट लाइक टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, ये कैट स्क्रैच डिजीज, ये बार्टोनेला हेंसली आपको कैट से ही मिलने जा रहा है। तो यूजुअली कैट्स के सलाइवा में ये बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कैट्स इन्फेक्टेड होते हैं इस बार्टोनेला हेंसली से। अब होता क्या है, ये जो कैट्स का सलाइवा है, या तो जब ये आपको बाइट करेंगे तो डायरेक्ट सलाइवा आपका ट्रांसमिट हो जाएगा फ्रॉम कैट्स टू ह्यूमन बींग्स, या बाइट ना भी करें, अगर ये आपको अपने पॉज से, अपने क्लॉथ से अगर स्क्रैच भी करते हैं तो कई बार ये जो सलाइवा यहां पे लगा होता है, ये सलाइवा आपके स्किन में फिर पेनिट्रेट कर जाता है, तो यहां से ये ट्रांसमिट होता है। अब ट्रांसमिट होने के बाद क्या होगा, जहां पे इसने स्किन पे ऐसे गड़ाया है अपने दांतों को या अपने नाखूनों को, यहां पे एक छोटा सा लीजन बन जाता है, स्मॉल सा लीजन बनेगा एंड धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लूइश एंड देन ब्लैक हो जाएगा ये। लेकिन जहां पे इसने आपको काटा है वहां का जो एडजॉइनिंग लिम्फ नोड्स होगा, इस बात को जरा अच्छे से समझ लें, ये जो लिम्फ नोड्स होता है जिसको हम लोग यूजुअल टर्म्स में ग्लैंड्स बोल देते हैं, ओवरऑल पूरे बॉडी में ये मिलता है। तो लिम्फ नोड्स जहां पे जो रीजन, जो इसका ड्रेनेज रीजन है, अगर वहां पे किसी प्रकार का इंफेक्शन देखने को मिलेगा तो वो लिम्फ नोड्स बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कि बच्चों में या बड़ों में ये टॉन्सिल्स जो हो जाता है, आप देखते हो ना गले में इस साइड से दो बड़े बड़े बॉल से आपको नजर आते हैं, ये टॉन्सिल्स अगर बढ़ जाए, टॉन्सिलाइटिस जिसको बोलते हैं, तो टॉन्सिल्स का जो ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स है, जहां जहां पे ड्रेन होता है, ड्रेनेज मिलता है लिम्फेटिक सिस्टम का, वो लिम्फ नोड्स यहां पे खासकर आप देखोगे तो एक ग्लैंड सा उभर कर आ जाएगा। कई बार फारिंजाइटिस वाले केसेस में है, या कई बार आप देखते हो पैरोटिड ग्लैंड जो कि आपको मम्स के केस से मिलता है। तो ये सब जो ग्लैंड्स है, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम वाले ग्लैंड्स है, ये निकल कर आ जाता है। तो इसी तरीके से चूंकि ये लिम्फ नोड्स हर जगह मिलता है बॉडी में, आप देखो तो सपोज यहां पे अगर कैट ने अपना वो पंजा लगा दिया है या आपको बाइट कर दिया, तो यहां का जो एडजॉइनिंग लिम्फ नोड्स होगा, खासकर यहां पे आप देखो एक्सिला में जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होता है वो बढ़ जाएगा। कई बार यहाँ की वजह से कुछ जो सुप्रा क्लैविकुलर है या ये जो सर्वाइकल रीजन है, यहाँ के लिम्फ नोड्स बढ़ जाएगा। पैरों में अगर कभी काटा है तो पॉप्लिटियल रीजन के आसपास जो लिम्फ नोड्स होता है, या फिर इंग्वाइनल रीजन के आसपास जो लिम्फ नोड होता है, वो लिम्फ नोड आपको बढ़ जाता है। तो ये लिम्फ नोड बहुत ही टेंडर होता है, बहुत ही पेनफुल होता है। आप इस लिम्फ नोड्स को ऐसे टच भी करोगे तो बिल्कुल पेशेंट कराहा जाएगा, ऐसा इसमें देखने को मिलता है। प्लस इसके अलावे जो आपकी सिम्टम्स हैं, जिसमें फीवर हाई ग्रेड हो सकता है, कई बार हाइपर पायरेक्सिया भी देखा जा सकता है इस कैट स्क्रैच डिजीज में। मायल्जिया कहने का मतलब कि फुल बॉडी में एक मस्कुलर एक सा बना हुआ होता है, हेडेक बना रहेगा, नोजिया फीलिंग रहेगी, वॉमिट करने की टेंडेंसी रहती है, वॉमिटिंग तक हो जाती है।
पेट की डिस्टर्बेंस, जीआई डिस्टर्बेंसेस इसमें देखने को मिलेगा। कई बार डायरिया देखने को मिलता है, कई बार कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, लेकिन ये पेट दर्द इनवेरिएबली एसोसिएटेड रहता है कैट स्क्रैच डिजीज में। इसके अलावे अगर आप देखो तो थोड़ा सा डिजीनेस, गिडनेस, जरा सा चक्कर आना, भारीपन लगना, सर का थोड़ा सा भारीपन महसूस होना, ये सब चीजें आपको मिलती हैं कैट स्क्रैच डिजीज में। एंड चूंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपको बता दूं ट्रीटमेंट वाइज भी कुछ एंटीबैक्टीरियल अवेलेबल हैं, जैसे कि अजिथ्रोमाइसिन। इसके ऊपर कई सारे रिसर्च पेपर्स भी आ रखा है। अजिथ्रोमाइसिन अगर आप टाइमली स्टार्ट कर देते हो तो मोर देन 80% ऑफ केसेस में सिम्टम्स आपका रिजॉल्व कर जाता है विद इन अ मंथ। क्यों बोला मैंने मंथ? क्योंकि यूजुअली ये जो कैट स्क्रैच डिजीज है ये क्रॉनिक डिजीज की ओर बढ़ जाता है। ये ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गन का इन्फ्लेमेशन हुआ, जैसे कि यहाँ फेरिंजाइटिस हो गई, टॉन्सिलाइटिस हो गया, आपने मेडिसिन दिया एंड 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में सबसाइड कर गया, एक्यूटली आप ठीक हो गए। कैट स्क्रैच डिजीज कई बार क्रॉनिक रूप धारण कर लेता है एंड इस क्रॉनिसिटी की वजह से कई महीने लग जाते हैं इनको ठीक हो जाने में। लेकिन अजिथ्रोमाइसिन एक प्रॉमिसिंग एंटीबायोटिक है जो आपको विद इन अ मंथ कंट्रोल कर लेता है इस डिजीज को। एंड मोर देन 80% ऑफ पेशेंट्स में इसकी इस खूबी को देखी गई है। एंड रह गई फिर बात वैक्सीनेशन की, तो इस कैट स्क्रैच डिजीज के अगेंस्ट भी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। एंड रहेगी प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन में आता ही हूं अभी इस वीडियो में, बाद में फिर बात करूंगा कैसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है इन 3-4 बीमारियों को। फिफ्थ एंड द मोस्ट डेडली डिजीज जो कि कैट बाइट से फैलता है, दैट इज रेबीज। जी हाँ, रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसका आज तक कोई ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं हो पाया है। एंड अगर एक बार रेबीज हो गया तो मान लीजिए उसके बाद फिर इस दुनिया में, तो इस पृथ्वी पे तो उस इंसान के लिए कोई जगह नहीं बची है। बहुत रेयरली कुछ उंगली पे गिनकर 2-3 केसेस ऐसे हैं जो कि रेबीज होने के बावजूद वो बच आए, बट वो बहुत ही एक्सेप्शनल केस है, रेयर केस है। यूजुअल केसेस में ऐसा नहीं होता है। रेबीज हुआ है तो कहानी खत्म हो जाती है। तो क्या है ये रेबीज, अभी मैं बताता हूं। हालांकि रेबीज के बारे में मैंने कई बार अपने पुराने वीडियोस में भी बात कर रखा है, लेकिन यहां पे भी मैं रेबीज के बारे में इतना आपको जरूर बता दूंगा कि कभी आपको कोई प्रॉब्लम है, कभी आपको कोई डाउट है, तो आप मेरा इसी वीडियो को अकेला देख सकते हैं ना, आपको रेबीज के बारे में सारी जानकारियां मिल जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं रेबीज। तो रेबीज कैसे ट्रांसमिट करता है? तो रेबीज ट्रांसमिट करने के लिए आप देखो, रेबीज होता कहां पे है, तो एनिमल्स के सलाइवा में आपको मिलता है। तो कैट्स के सलाइवरी ग्लैंड से ये रेबीज का वायरस सलाइवा के साथ इसके माउथ में आता है। एंड जब ये कैट्स आपको बाइट करेगा तो ये स्किन में ट्रांसमिट कर देगा इसी रेबीज वायरस को। एंड ये रेबीज वायरस स्किन में जाकर वहां के नर्व एंडिंग्स को पकड़कर धीरे धीरे ट्रैवल करना शुरू करता है। एंड ये जाता है पेरिफेरल नर्व से आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर। एंड जिस दिन ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच गया उसके बाद इसका एक्यूट फेज शुरू होता है रेबीज का। एंड इसके बाद तो फिर सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड फाइनली ये कन्वर्ट हो जाता है डेथ में। तो जब तक ये रेबीज वायरस आपके स्किन के नर्व एंडिंग से लेकर सीएनएस तक नहीं पहुंचा है तब तक के फेज को हम लोग बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। एंड यूजुअली ये इनक्यूबेशन पीरियड वैरी करता है 1 वीक से 1 ईयर तक। जी हाँ, 1 हफ्ते से लेके 1 साल तक ये वैरी करता है। कहने का मतलब आज अगर कैट बाइट हुआ है तो जरूरी नहीं कि कल ही आपको रेबीज डिजीज मैनिफेस्ट कर जाए। हो सकता है 1 साल के बाद जाकर ये रेबीज डिजीज मैनिफेस्ट करे आप में। तो क्या कुछ करना चाहिए ऐसे कंडीशन में, अभी मैं आता हूं इसी सेशन में भी आगे बताऊंगा क्या कुछ करना चाहिए। तो ये था ट्रांसमिट इस तरीके से होता है। अब कई बार लोगों में ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या जहां पे हमारे पास फ्रेश कट्स हैं, फ्रेश उंड्स हैं, जैसे कटा छिला हुआ है, अगर वहां पे सलाइवा गिर जाए तो भी क्या रेबीज हो जाएगा? कोई फल है, कोई सब्जी है, वो हम मार्केट से लेकर आए हैं एंड उस सब्जी पे या फल पे किसी रैबिट डॉग का या रैबिट कैट का सलाइवा गिर गया था एंड इसे हमने बिना धोए खा लिया, क्या रेबीज हो जाएगा? बाइक पे जा रहे थे, बाइक चलाते हुए जा रहे हैं, अचानक से ऊपर से कुछ
सलाइवा कुछ बूंदे या तो मंकी का सलाइवा है या फिर बैट्स का है, मतलब चमगादड़, इनका सलाइवा अचानक से आंखों में आके गिर गया, तो क्या ऐसे में भी रेबीज हो जाएगा? मैं कुछ कुत्तों को या बिल्लियों को बिस्किट्स खिला रहा था, खिलाते खिलाते उसने मेरे फिंगर्स को चाट लिया एंड ये फिंगर मैंने अपने माउथ में रख लिया गलती से, क्या मुझे रेबीज हो जाएगा? ये सब बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमेशा क्वेश्चंस पूछी जाती हैं, तो इसका मैं आपको क्लियर कट आंसर्स दे दूं। रेबीज तभी पाया जाएगा जब आपके उंड्स में, जो कि फ्रेश है, वहां पे अगर डॉग ने या कैट ने या वो रेबिड एनिमल ने लिक कर दिया हो। तो अगर वो डायरेक्ट लिक नहीं करता है तो फिर रेबीज होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो रेबीज वायरस है, रेबीज वायरस के लाइफ के लिए, एक जिंदा रहने के लिए नर्वस टिश्यूज की रिक्वायरमेंट है एंड जब इसे नर्वस टिश्यूज मिलेगा तभी ये आगे लाइफ इसकी प्रोलॉन्ग हो सकती है। विदाउट नर्वस टिश्यूज ये इमीडिएटली इनएक्टिव हो जाता है। एयर के कांटेक्ट में, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में, पानी के कांटेक्ट में, ब्लड में, यूरिन में, स्टूल में, ये इमीडिएटली इनएक्टिव हो जाता है एंड ये आपको फिर ट्रांसमिट नहीं हो सकता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि हमारे फ्रूट्स पे सलाइवा लगा हुआ है एंड ये फ्रूट्स को हमने बिना वॉश किए खा लिया, कोई बात नहीं है, फ्रूट्स के ऊपर सलाइवा ही तो है। सलाइवा तो आ गया आपके एयर के कांटेक्ट में, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में, अब आप इसे खा भी लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि रेबीज वायरस तो ऑलरेडी इनएक्टिव हो चुका है। कुछ लोग यहीं पे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि हमने गूगल पे पढ़ा था, तो हमने नेट पे पढ़ा था, तो हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में, यूनिवर्सिटी में ये चीजें ऐसी आती हैं कि ये जो सलाइवा है, सलाइवा में कुछ घंटों तक रेबीज वायरस जिंदा रह जाता है। अब आपको ये बात भी यहां पे क्लियर कर दूं कि ठीक है, माना रेबीज जो वायरस है, वायरस मेडिकली अलाइव जरूर हो सकता है इस सलाइवा में, लेकिन ये मेडिकली इन्फेक्टिव नहीं होगा। तो अलाइव होना एंड इन्फेक्टिव होना ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो मैं अभी आपको मेडिकल टर्म्स में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको ऊपर ऊपर से क्लियरली ये बताना चाह रहा हूं कि कभी भी सलाइवा अगर डायरेक्टली डॉग्स ने या कैट्स ने आपको लिक नहीं किया है तो आपको फिर ये रेबीज होने का कोई भी खतरा, किसी भी एंगल से खतरा नहीं है। अब ये सलाइवा उड़ के आपके आंखों में चला गया, उड़ के आपके हाथ में आ गया, या कुत्ते ने यहां पे चाट लिया, स्किन यहां पे इंटैक्ट है, ये आपने हाथ मुंह में रख लिया, इस तरीके से कभी रेबीज होने का खतरा नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने यहां पे क्लियर कर दिया ट्रांसमिशन से रिलेटेड। इंक्यूबेशन पीरियड जैसा मैंने आपको बताया पहले ही, 1 हफ्ते से 1 साल तक होता है। आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड आता है फेजेस। क्या क्या फेजेस रहेगा? तो यूजुअली जब रेबीज मैनिफेस्ट करता है तो सबसे पहले प्रोड्रोम की तरह मैनिफेस्ट करेगा। ये प्रोड्रोम फेज में थोड़ा सा फीवर हो सकता है, हेडेक रह सकता है, बैकएक रहता है, इसमें लेग पेन रहता है, नोजिया सी फीलिंग होती है, वॉमिटिंग हो सकता है, पेट में दर्द रहेगा। ऐसे कंडीशन में पेट का फूलना भी देखा गया है कई बार। फुल बॉडी में आप देखो तो माइल्जिया सा रहेगा, एक मस्कुलर पेन एक सा रहता है, कई बार जॉइंट्स में, बोन्स में पेन आपको देखने को मिलता है। तो प्रोड्रोमल सिम्टम्स जस्ट लाइक फ्लू सिम्टम्स होता है रेबीज का। तो जो मैंने आपको पहले भी कई बार बता रखा है कि फ्लू में क्या क्या सिम्टम्स आता है, यूजुअली यही सब सिम्टम्स स्टार्टिंग में देखने को मिलता है, लेकिन रैपिडली ये प्रोग्रेस करता है एंड ये आ जाता है अपने एनकेफेलाइटिक स्टेज में। एंड जब ये एनकेफेलाइटिक स्टेज में आता है तो 2 तरह की कंडीशंस देखने को मिल जाती है। एक तो होता है फ्यूरियस, एक होता है डम। एंड यूजुअली एनिमल्स में भी यही कुछ देखने को मिलता है। एनिमल्स भी फ्यूरियस मिलते हैं एंड एक डम मिलते हैं। फ्यूरियस कहने का मतलब होता है एक्साइटेटरी। यहां पे जो फ्यूरियसली इन्फेक्टेड होते हैं, मतलब फ्यूरियस वाले कंडीशन में लोग हाईली एजिटेटेड रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, उन लोगों को सीजर्स आने का खतरा बहुत रहता है। ये जो आईसीटी है, इंक्रीज्ड, ये जो क्रेनियल टेंशन है वो रेज हो जाता है काफी। एंड ये जब भी रेज होगा इस कंडीशन में लोग बिल्कुल एक्साइटेड कंडीशन में रहेंगे, बहुत नर्वस से रहेंगे। कई बार तो क्या होता है कि वो लोगों को पहचानना तक कम कर देते हैं, वो भूल जाते हैं, पुरानी बातों को वो भूल जाते हैं, लोगों को नहीं पहचान पाते हैं, होश अपनी खो देते हैं, वो दौरा पड़ जाता है, सीजर्स आता है, कई बार वो प्री कोमा स्टेज में, कोमेटोज स्टेज में चले जाते हैं। ये हो जाता है एक्साइटेटरी। इसी तरीके से जो दूसरा है दैट इज डम। डम वाले केस में क्या होता है, वो वाले पेशेंट्स बिल्कुल
एजिटेटेड नहीं होंगे, बिल्कुल वो कूल रहेंगे, काम रहेंगे। एक कोने में उनको बिठा दो तो एक कोने में आराम से बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे, सोए रहेंगे, बिल्कुल इल से बिहेव करेंगे। धीरे 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 उनकी भी आप देखो तो नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट की वजह से उनका भी सोचना, समझना, पहचानना सब धीरे धीरे कम हो जाता है। बस डिफरेंस ये आता है कि जो एक्साइटेटरी वाले थे, जो फ्यूरियस वाले थे, वो काफी एजिटेटेड महसूस करते हैं, एंड ये जो डम वाले होते हैं ये बिल्कुल कोने में यूं बैठे वाले से महसूस करते हैं। दोनों केसेस में एंड रिजल्ट तो डेथ ही होना है, क्योंकि यहां पे कोई खास ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है कि आपने कुछ खास मेडिसिन दे दिया एंड डेथ को आप बचा सको। हाँ, आप प्रोलॉन्ग जरूर कर सकते हो लाइफ को, थोड़ा सा कुछ एंटी स्पाज्मोटिक्स देकर, कुछ एनाल्जेसिक्स देकर, कुछ सेडेटिव्स देकर आप थोड़ा प्रोलॉन्ग कर दोगे, लेकिन आप चाहो कि ये रिवर्स हो जाए, ये ठीक हो जाए, ऐसा ये नहीं हो सकता है। यही इसी केस में क्लिनिकल फीचर्स में हाइड्रोफोबिया जो आपने सुना होगा, एरोफोबिया आपने सुना होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोफोबिया कहने का मतलब है कि पानी नहीं पीना चाहते हैं ऐसे पेशेंट्स, पानी पीने से डर लगता है। इवन पानी को सामने वो देखेंगे भी, सामने लाएंगे, मुंह तक भी ले आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो आगे नहीं लेंगे। क्यों ऐसा होता है? यूजुअली इसलिए होता है क्योंकि जब वो पानी पीते हैं तो ये जो मस्कुलेचर्स हैं, जो स्वैलोइंग में आपको काम करता है, उनका कॉन्ट्रैक्शंस होना शुरू हो जाता है। उनका जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो हाईली पेनफुल होता है, वो सह नहीं पाते हैं पेशेंट्स। तो एक बार को हो सकता है वो पानी पी ले, 2 बार को हो सकता है पानी पी ले, लेकिन तीसरी बार से वो पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने गलती से भी पानी का एक सिप लिया तो यहां पे फिर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा एंड बहुत भयानक वाला पेन शुरू होगा। यही कुछ होता है एरोफोबिया के साथ। एरोफोबिया में अगर करंट ऑफ एयर वो ऐसा अगर निकल गया, फैन चल रही है या कूलर किसी ने ऑन कर दिया आपके ठीक चेहरे के सामने, तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। वहां पे फिर से मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है एंड पेन बहुत भयानक वाला होता है। आगे चलकर यहीं अगर स्पैज्म की बात करें तो फुल बॉडी में आप देखो तो एक रिजिडनेस सा आ जाता है, कॉन्ट्रैक्चर सी शुरू हो जाती है इन पेशेंट्स में, एंड इनका बिहेवियर बहुत अजीब सा हो जाता है, क्योंकि ये तो समझ पा रहे हैं नहीं चीज़ों को, एनकेफ्लाइटिक वाले स्टेज में है। तो यूजुअली एनकेफ्लाइटिस वाले स्टेज में इसी तरीके से लोग प्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं कि क्या कुछ किया जा सकता है इस रेबीज से बचने के लिए। तो रेबीज से बचने का जो सबसे अच्छा उपाय है दैट इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन पार्ट को समझने से पहले एक बार जरा मैं उस सोप वाटर वॉश की बात कर लूं, क्योंकि जब कभी एनिमल बाइट होता है, जहां कहीं भी आपको बाइट से स्क्रैच हुआ है, खासकर उन जानवर से जो कि रेबीज फैला सकते हैं, जैसे डॉग्स, कैट्स, मंकीज, जैकल्स, फॉक्सेस, बैट्स, अगर इन सभी का बाइट्स हुआ है तो कम से कम 15 मिनट तक रनिंग वाटर में सोप वाटर से वॉश करना है। रनिंग वाटर में 15 मिनट कंटिन्यू वॉश करने का मतलब ये होता है कि आपने टैप खोला, टैप के नीचे जो अफेक्टेड एरिया है उसको रखा एंड आपने सोप लिया एंड कंटिन्यूअसली इसे वॉश करते रहना है। ऐसा ना हो कि आपने जस्ट टैप वाटर खोला, एक बार यहाँ भिगो दिया, थोड़ा सा साबुन यहाँ पे लगा दिया एंड इसको ऐसे वॉश करके फिर आपने पानी से धो दिया। जी नहीं, कंटिन्यूअस रनिंग वाटर फॉर 15 मिनट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ सोप, ये होता है प्रॉपर मेथड जिससे आपका बचावा हो सके रेबीज से। अब आते हैं इसी पार्ट के आगे, दैट इज स्टिचिंग, केयर ऑफ वुंड। अब जहां पे ये कटा है इसको प्लीज स्टिच ना करें। अगर आपने यहाँ पे स्टिचिंग कर दिया है या आपने इसको कवर कर दिया है किसी क्लॉथ से, तो ये बहुत भयानक रूप ले सकता है, क्योंकि अगर आपने इसको क्लोज किया है या स्टिच कर दिया है तो वो जो वायरस है, वायरस का मल्टीप्लिकेशन कई बार काफी रैपिड देखा गया है, वो तेजी से मल्टीप्लाई करेगा एंड नर्वस टिश्यूज को अफेक्ट करेगा एंड सीनेस की ओर बढ़ने की कोशिश करेगा। इसलिए इसको हमेशा ओपन, खुला छोड़ देना चाहिए। हाँ, एंटीसेप्टिक आप चाहो तो यहाँ पे यूज कर सकते हो, एंटीबैक्टीरियल क्रीम, लोशन जो भी आता है अवेलेबल है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, बट कभी भी स्टिच नहीं करना, कभी भी इसको रैप कर नहीं रखना है। इसी साथ वैक्सीनेशन की बात कर लें। जब वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो यूजुअली इंडिया में हम लोग 2 प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। पहला प्रोटोकॉल दैट इज इंट्राडर्मल एंड दूसरा प्रोटोकॉल दैट इज इंट्रामस्क्यूलर।
इंट्राडर्मल में क्या होता है, आपको स्किन के लेयर्स में इंजेक्शन को देना होता है। जैसे शोल्डर्स है तो आपने क्या किया कि स्किन के लेयर में जस्ट 0.1 ml जो आपकी रेबीज वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में वो आप इंजेक्ट करते हो। ध्यान बस ये रखना है कि जब भी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है, कहने का मतलब कि बाइट के बाद आप जा रहे हो वैक्सीन लेने के लिए, तो दोनों शोल्डर पे आपको लगना चाहिए। हर सिटिंग में दोनों शोल्डर पे आपको लगेगा। तो डे 0 में लगेगा, डे 3, डे 7 एंड डे 28। तो ये 4 सिटिंग में आपको 2 डोज लग जाना चाहिए। कहां? इंट्राडर्मली। किस बाइट में? कैटेगरी 2 के बाइट में एंड कैटेगरी 3 के बाइट में। अभी मैं आता हूं, बताऊंगा कैटेगरी 3 के बाइट में HRIG का क्या रोल होता है। वो HRIG हम लोग लेंगे कैटेगरी 3 में। तो यूजुअली अभी हम लोग बात कर लें केवल ARV की। तो हमने इंट्राडर्मली 4 डोज ले लिया है, हर सिटिंग में 2 डोज हमने ले लिया है। एंड ये हमेशा दोनों शोल्डर पे लेना चाहिए। नहीं, आप शोल्डर पे नहीं ले सकते हो, कोई बात नहीं, थाइस पे भी लिया जा सकता है, सुप्रास्कैपुलर रीजन पे भी लिया जा सकता है, लेकिन भूल से भी, गलती से भी ग्लूटियल रीजन पे, ये जो बैक वाला रीजन है वहां पे कभी नहीं लेते हैं रेबीज वैक्सीन को, ना ही रेबीज वैक्सीन को, ना ही HRIG को। तो इंट्राडर्मल डोज वाइज होता है 0.1 ml। जो भी वैक्सीन आपकी अवेलेबल है, हो सकता है आपको जो वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है ये है 0.5 ml का, हो सकता है जो वैक्सीन अवेलेबल हो वो हो सकता है 1 ml का। कई सारे ब्रांड्स आते हैं 0.5 में, कई सारे आते हैं 1 में, लेकिन इंट्राडर्मल आप चाहे कोई से भी वैक्सीन लो, लेना 0.1 ml ही है, या तो इंसुलिन सिरिंज से या तो ट्यूबरकुलिन सिरिंज से, एंड ये आपको यहां पे इंजेक्ट कर लेना है। तो ये था इंट्राडर्मल पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस 03728। इसी तरीके से इंट्रामस्कुलर में फुल वायल आपको यूज कर लेना है। अब ये चाहे 0.5 ml वाला आपने परचेज किया हो या 1 ml वाला आपने परचेज किया हो, ये पूरा का पूरा वायल आपको एम्प्टी कर देना है इंट्रामस्कुलरली, लेकिन एक ही साइड पे। इंट्राडर्मली हमने 2 साइड पे लिया था, इंट्रामस्कुलरली केवल एक ही साइड पे लेंगे, एंड इसे 5 टाइम्स लेंगे। 0, 3, 7, 14, 28 5 बार इसे लेना पड़ता है इंट्रामस्कुलरली। अब यहां पे जो डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं, जैसे कुछ लोगों का ये कहना कि हमने तो 10 दिन तक ऑब्जर्व किया था अपने कैट को, 10 डेज के बाद तो कैट जिंदा रह गया, तो हम क्यों पूरा डोज लें? हमने तो 10 डेज तक ऑब्जर्व किया था कैट को, कैट तो 8वें दिन मर गया, 7वें दिन मर गया, अब क्या करना चाहिए ऐसे केस में? हमारा तो बाइट हुआ था आज से 2 महीने पहले, मुझे पता नहीं वो कैट जिंदा है या मर गया, अब मैं क्या करूं? अब आगे मुझे क्या करना चाहिए? तो इन सब कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको देता हूं। सपोज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस आपने स्टार्ट कर दिया है, 0, 3 एंड 7 आपने ले लिया 3 डोज, आपने देखा कि 7वें दिन के बाद कैट मर गया। अब ऐसे केस में आपको कंप्लीट तो करना ही है हर हाल में। इंट्राडर्मली आपने लिया है तो इंट्राडर्मली अगर आपने लिया है तो सीधे डे 28 आप लोगे, डे 14 आप स्किप कर लोगे। लेकिन अगर इंट्रामस्कुलरली आपने लिया है तो डे 14 भी आप लोगे एंड डे 28 भी आप लोगे। तो पूरे कंप्लीट 4 डोज आप इंट्राडर्मली में लोगे और पूरे 5 डोज कंप्लीट आप इंट्रामस्कुलर में लोगे। वहीं अगर कैट 10 दिन से ज्यादा जिंदा रह गया तो आपका क्वेश्चन आता है कि अब मैं लूं या ना लूं। यहां भी मैं आपको बता दूं, स्ट्रेट जाएं एंड इंट्राडर्मली 4 डोज कंप्लीट करें एंड इंट्रामस्कुलरली 5 डोज कंप्लीट करें अगर कैट जिंदा भी है तो। क्यों? क्योंकि ये आपको आगे तक प्रोटेक्ट करता है। मालूम कब तक प्रोटेक्ट करता है? 5 years to 21 years। आप 5 साल से 21 साल तक प्रोटेक्टेड रहते हो इस वैक्सीन के वजह से। अब कभी आपको री एक्सपोजर हो जाता है फ्यूचर में, तो री एक्सपोजर के केस में चूंकि आपने कंप्लीट डोजेज ले रखा है पहले, तो अब आपको ओनली 2 डोज की ही जरूरत पड़ेगी। तो यहां आपको एक फायदा हो गया। अगर वही आपने प्रीवियसली कंप्लीट कोर्स ना लिया होता और अब अगर री एक्सपोजर हो गया तो इस केस में आपको अब कंप्लीट कोर्स लेना होगा। अब आप ये मत सोचो कि हमने पहले 3 डोज ले लिया था तो ये 3 डोज आपको बचा के रखेगा आगे भी, ये आपको आगे बचाकर नहीं रखेगा। आपको आगे अगर बचना है तो कोर्स कंप्लीट करना ही पड़ेगा आपको। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि जब कभी भी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस आप ले रहे हो तो डोजेस को कंप्लीटली ले लो, कोर्स कंप्लीट करो, ताकि ये आपको फ्यूचर तक बचाकर
रखे। यही बात करते हैं अपने उस क्वेश्चन की जहां पे लोग पूछते हैं कि हमें तो बाइट हुआ था करीब 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले, मुझे पता नहीं है कि अब एनिमल का क्या स्टेटस है, वो जिंदा है या मर गया 10 दिनों के अंदर ही, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो यहां पे इनका आंसर होता है कि अभी भी आपके पास टाइम है, एज सून एज पॉसिबल जाएं एंड ARV जरूर ले लें, एंटी रेबीज वैक्सीन जरूर ले लें। क्यों, मैंने आपको पहले भी बोला था, जो इंक्यूबेशन पीरियड है रेबीज का वो वैरी करता है 1 वीक से लेके 1 ईयर तक। तो 1 साल तक कभी भी ये हो सकता है रेबीज। एंड आपको मैंने पैथोलॉजी भी बताया कि कैसे होता है। जहां स्किन पे बाइट हुआ है वहां से रेबीज वायरस ट्रैवल करना शुरू करता है आपके नर्व को पकड़कर, एंड धीरे धीरे ट्रैवल करके ये आ जाता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो जब तक ये वायरस ट्रैवल करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आ रहा है, उसके पहले पहले तक अगर आपने वैक्सीन ले लिया है तो फिर आप मानकर चले कंप्लीटली आप प्रोटेक्टेड रहते हो अगेंस्ट रेबीज। इसलिए ये कभी ना सोचें कि 4 दिन बीत गया, 4 हफ्ते बीत गया, 4 महीने बीत गया, हमने वैक्सीन नहीं लगवाया तो अब वैक्सीन लगाने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आप जब भी आपकी आंख खुले, जब आपकी नींद टूटे, तभी समझो सवेरा है, तभी जाकर आपको वैक्सीनेशन ले लेना है। हाँ, ये बात अलग है कि चूंकि इंक्यूबेशन पीरियड 1 साल तक ही वैरी करता है, तो 1 साल के बाद जाके वैक्सीन लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर अंदर जब भी आपको मौका मिले, एज सुन एज पॉसिबल जाकर रेबीज वैक्सीन लगवा लें। अब साथ ही साथ बात कर लेते हैं HRIG की। HRIG मतलब ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। यहां पे मैं आपको जस्ट एक सेंटेंस बताऊंगा एंड इसी एक सेंटेंस से आपको HRIG के बारे में सारी जानकारियां मिल जाएंगी। सो HRIG शुड बी गिवन वंस एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ ARV prophylaxis to those who are previously unvaccinated in the dose of 20 international unit per kg maximally at the site of bite। कहने का मतलब कि HRIG जस्ट एक बार ही देनी चाहिए। कब देना चाहिए? ऑन द वेरी फर्स्ट डे, जिस दिन आपने एंटी रेबीज वैक्सीन दिया है पेशेंट को, सेम डे आपको दे देना चाहिए। नहीं अगर आप दे पाते हो तो 7 डेज तक मैक्सिमली आप दे सकते हो, लेकिन दूसरे डोज देने से पहले पहले मैक्सिमली जहां पे उंड है, जहां पे बाइट है, वहीं पे आपको मैक्सिमली इंजेक्ट करना है। जो थोड़ा मोड़ा सा डोज बच जाता है वो आप इंट्रामस्कुलरली दूसरे एरिया में दे सकते हो। किस डोज में दोगे आप? तो 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी आप देते हो। यूजुअली अगर आपने ह्यूमन RIG यूज किया है तो 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी, अगर आपने इक्वाइन RIG यूज किया है तो 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी से आपको देना होता है। एंड ये उन्हीं को देना होता है जो कि प्रीवियसली कभी भी ARV ना लिया हो। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना होता है HRIG लेने से पहले। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली, जो मैंने पहले भी आपको बोला है, कभी भी HRIG अपने इस ग्लूटियल रीजन में बैक में ना लगवाएं। मैक्सिमली साइट पे तो लगवाना ही है जहां पे बाइट हुआ है। जो थोड़ा सा रिमेनिंग डोज है वो आप लगाएंगे इंट्रामस्कुलरली, लेकिन वो भी किसी दूसरे साइट पे। ऐसा ना हो कि आपने ARV एंटी रेबीज वैक्सीन यहां लिया है एंड यहीं पे फिर आपने HRIG भी ले लिया। जी नहीं, अब अगर आप HRIG लोगे तो यहां नहीं लोगे, आप यहां ले सकते हो, या आप इंट्राडर्मली दोनों जगह ले रखे हो वैक्सीन को तो आप थाइस पे इंट्रामस्कुलरली लोगे इस HRIG को, ना कि यहां। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी HRIG से रिलेटेड। इस सेशन का 6th एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट डिजीज इज टेटनस। जी हां, कैट बाइट से या कैट के स्क्रैच से भी टेटनस होते हुए देखा गया है। एंड टेटनस बैक्टीरिया जो कि क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई होता है, ये यूबिक्विटोस होता है। यूबिक्विटोस कहने का मतलब होता है कि एवरीवेयर एनवायरनमेंट में हर जगह आपको क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई के स्पोर्स देखने को मिलते हैं। खासकर वहां पे जहां पे सॉइल्स है, मिट्टी है जो कॉन्टामिनेटेड है फीसेज से, स्टूल्स से, वो जगह पे जहां पे रस्टेड आयरन है, ये जो लोहे होते हैं, लोहे के ऊपर जंग लगी हुई होती है, इन सब जगहों पे ये बहुत ही डेंस्ड कंडीशन में मिलता है। तो अगर इन सब चीजों से कट्स या चोट लगी है, उंड हुआ है, तब तो आपको इंजेक्शन टेटनस टॉक्सॉइड की जरूरत होती है। तो अभी मैं यहाँ पे कैट बाइट के केस में क्यों ये बात कर रहा हूं,
यूजुअली क्या होता है, कैट्स ने जहां पे आपको बाइट किया है या जहां पे आपके क्लॉथ से आपको स्क्रैचेस दिया है, वहां भी टेटनस का स्पोर्स अगर उस एरिया को कॉन्टामिनेट करता है तो फिर टेटनस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यूजुअली टेटनस में क्या होता है, तो टेटनस है, इसको 8th डे डिजीज बोला जाता है। कहने का मतलब कि 8वें दिन यूजुअली टेटनस मैनिफेस्ट करता है बॉडी में। इंक्यूबेशन पीरियड आप देखो तो 3 डेज से 3 वीक्स तक हो सकता है। कहने का मतलब तीसरे दिन शुरू हो सकता है या से लेके 21 दिन तक कभी भी शुरू हो सकता है ये टेटनस। एंड यूजुअली जो पहला सिम्टम्स होता है दैट इज लॉक जॉ। ये जो आपकी जॉ है तो इसको खोलने में काफी तकलीफ होती है। जब आप इसको ओपन करते हो तो यहाँ पे पेन सा महसूस होता है एंड पूरी तरीके से आप इसको ओपन नहीं कर पाते हो। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉक जॉ। एंड लॉक जॉ यूजुअली बाईलैटरल होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही साइड में होता है। कई बार क्या है, ये जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है इसके डिसऑर्डर की वजह से भी लॉक जॉ हो जाता है, बट वो जो लॉक जॉ होगा वो यूनिलैटरल होगा, एक तरह ही हो, एक ही साइड होगा। तो आप यहां से डिफरेंशिएट कर सकते हो कि क्या ये टेटनस का लॉक जॉ है या ये जस्ट टीएमजे की वजह से लॉक जॉ हो रहा है या कुछ और भी डेंटल कारण है जिसकी वजह से लॉक जॉ हो रहा है। तो फर्स्ट सिम्टम यूजुअली लॉक जॉ मिलता है इस कंडीशन में, फॉलोड बाय कॉन्ट्रैक्चर, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्चर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। खासकर राइसस सैडोनिकस आप देखोगे तो लोगों के चेहरे पे ये जो एंगल है, एंगल ऑफ माउथ इस तरीके से खिंचा रहता है ऊपर की ओर एंड लोगों को लगता है कि ये हंस रहे हैं, हंसता हुआ सा चेहरा इसमें नजर आता है। प्लस पूरे बॉडी में अगर आप देखो तो एक स्पाज्म की कंडीशन डेवलप कर जाती है एंड बॉडी आर्क की तरह इस तरीके से बोइंग शुरू हो जाती है बॉडी में। तो कई बार आपने इंटरनेट पे भी फिगर्स देखा होगा कुछ लोगों का, किस तरीके से आर्च की तरह उनकी बॉडी बोर्ड रहती है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्चर्स मिलता है ये बहुत पेनफुल होता है एंड बहुत ही ट्रॉमेटिक होता है पेशेंट्स के लिए। हालांकि एक बात अच्छी है कि टेटनस रेबीज की तरह 100% फेटल नहीं होता है। टेटनस से रिकवरी हो जाता है अगर आपने अच्छे से टाइमली अगर आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है। तो बात करते हैं इसके प्रिवेंशन को लेकर। तो प्रिवेंशन में इंपॉर्टेंट है इंजेक्शन टेटनस टॉक्सॉइड। सबसे अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेटनस टॉक्सॉइड को अपने बेसिक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, दैट इज जो हम बोलते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर रख रखा है। तो इसलिए राइट फ्रॉम बिगिनिंग आप देखो कोई भी न्यूबॉर्न जिसका बर्थ होता है उसे तभी से लेके 5 इयर्स तक ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलता है इसमें टेटनस के सारे टॉक्सॉइड्स डाले गए हैं टाइम टू टाइम, ताकि आगे चल के फ्यूचर में कभी भी टेटनस जैसी बीमारी ना हो। तो यूजुअली फर्स्ट डोज 1.5 महीने की उम्र में दैट इज 6 वीक्स, दूसरी डोज 10 वीक्स के उम्र में दैट इज 2.5 महीना, तीसरा डोज 3.5 महीने में दैट इज 14 वीक्स ऑफ एज में। ये प्राइमरी डोज जब आप कंप्लीट कर लेते हो फिर आप लेते हो बूस्टर डोज। पहला बूस्टर डोज लगता है 18 महीने दैट इज 1.5 साल में एंड जो दूसरा बूस्टर है वो लगता है 5 साल की उम्र में। तो इस तरीके से 5 डोज आप ले लेते हो इनिशियली टेटनस टॉक्सॉइड की। एंड WHO ये बोलती है कि अगर आपने 10 साल में भी एक और टेटनस टॉक्सॉइड लगा दिया, मतलब कि 6 डोज आपने ले लिए टेटनस टॉक्सॉइड के, तो लाइफ लॉन्ग फिर आपको कभी टेटनस टॉक्सॉइड लगाने की जरूरत नहीं है। चाहे आपको कितनी भी कटे छिले, आप बिल्कुल फ्री रहते हो इस टेटनस नाम की बीमारी से। अब यहां पे जो क्वेश्चन उभरता है, क्वेश्चन ये उभरता है कि हमें तो हमारी चाइल्डहुड वैक्सीनेशन के बारे में पता ही नहीं, हमें तो कभी लगा था नहीं लगा था या क्या हुआ था, इसकी हमें जानकारी नहीं है। आज हमें कट्स हो गया, आज हमें कैट बाइट हो गया, तो क्या अब हमें टेटनस टॉक्सॉइड की जरूरत है? तो कभी कभी क्या होता है कि आपको पता ही नहीं होता है या रियल में आपने टेटनस टॉक्सॉइड नहीं लगवाया होता है अपने चाइल्डहुड में। तो ऐसे केस में क्या है, 0-1-6 प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है। 0 कहने का मतलब है आज, 1 कहने का मतलब है 1 महीने बाद एंड 6 कहने का मतलब है 6 महीने बाद। तो 3 डोज अगर आप 0-1-6 लगा लेते हो टेटनस टॉक्सॉइड की, तो आप अगले 5 साल तक हर माइनर एंड मेजर इंजुरीज से फ्री रहते हो। आपको फिर टेटनस टॉक्सॉइड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है अगले 5 साल तक। एंड अगले 10 साल तक आप माइनर इंजुरीज से फ्री रहते हो। छोटी मोटी कट्स छट्स हो गई हैं
तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जहां मेजर इंजरी होगा वहां आपको हो सकता है टेटनस टॉक्सॉइड फिर से लगाने की जरूरत पड़े। तो आप चाहो तो 016 को फॉलो कर सकते हो। अब लोगों का ये कहना कि आज तो कैट बाइट मुझे हुआ है, लेकिन आज से मैंने 3 महीने पहले भी मुझे कभी कट हुआ था किसी चीज से, वहां मैंने टेटनस टॉक्सॉइड लगाया था, लेकिन 3 महीने के बाद फिर मैंने लगवाया नहीं। अब क्या किया जाए? अब तो मैं 016 ले ही नहीं सकता क्योंकि 3 महीने बीत चुके हैं। तो उनके लिए जो आंसर है वो आंसर ये है कि आपने जो 3 महीने लगवाया था पहले उसको 0 मानेंगे। 1 हम लोग आज जो आप लगवाने जा रहे हो इसे हम लोग आज 1 मान लेंगे। हालांकि 3 महीने का गैप जरूर है, फिर भी आज हम लोग इसको 0 and 1 मानेंगे। एंड 6 हम लोग मानेंगे आज से 5 महीने के बाद। तो लगेगा आपको बेसिकली 0, 3 and 3 के बाद फिर 5 महीने के बाद। ये 016 तो नहीं कहलाएगा, लेकिन फिर भी टेटनस टॉक्सॉइड अगर इस ढर्रे पे लगा लिया जाए तो भी आपको ये प्रोटेक्ट करेगा कंप्लीटली। तो इसलिए ये कभी ना सोचे कि 3 महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए, हमने टेटनस टॉक्सॉइड 4 महीने पहले लिया था, अब तो टाइम निकल गया, अब क्या करें, अब तो फिर से मुझे फुल कोर्स लेना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, फुल कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आज आप एक डोज लें, इसको 1 कंसिडर करें एंड 5 महीने बाद तीसरा डोज ले लें, उसको 6 कंसिडर करें। आप फ्री हो जाओगे इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम से। अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। तो जहां तक इस टेटनस के ट्रीटमेंट का सवाल है, कोई स्पेसिफिक तो ट्रीटमेंट इसकी भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इनिशियली जहां पे इंजरी हुई है, मेजर इंजरी है, आपको लग रहा है कि टेटनस होने के चांसेस है या कुछ बहुत अर्ली सिम्टम्स डेवलप किया है, लॉकजो जैसा सिम्टम्स डेवलप किया है, तो इमीडिएटली TIG दैट इज टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन ये लगवा लें। ये लगाना बहुत जरूरी है, एज सून एज पॉसिबल। इसको भी इंट्रामस्कुलरली ही लगाया जाता है। तो टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन ले लें एंड साथ ही साथ, ये तो पैसिव था, साथ ही साथ एक्टिव इम्यूनाइजेशन इस इंजेक्शन TT डिपेंडिंग ऑन योर प्रीवियस वैक्सीनेशन प्रोग्राम, ये भी आपको कंसिडर करना होगा अलोंग विथ फ्यू एंटीबायोटिक्स। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया ये जो टेटनस है ये होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया से, एंड यूजुअली इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबैक्टीरियल मौजूद है मार्केट में। तो आप यहां एंटीबैक्टीरियल यूज कर सकते हैं। कोई भी डिजीज का ट्रीटमेंट हो, मैं बार बार अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपने डॉक्टर्स को जरूर जाकर मिलें, कंसल्ट करें, एंड वो जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उसे आप यूज करें। किसी भी वीडियोस को देख के, यूट्यूब वीडियोस को देख के, हमारी देख के, किसी और की देख के घर में बैठ के इलाज करना ना शुरू कर लें अपना। तो ये सारी कुछ बातें थी कि कैट बाइट से क्या कुछ डिजीजेस आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ अब मैं जो बार बार प्रिवेंशन वाली बातें बोल रहा था कि कैसे कुछ मेजर्स स्टेप्स अपनाए जाएं जिससे आप इस बिल्लियों को या ये जो कैट्स हैं आपके घरों में घूमती रहती हैं या आपने आज पेट इनको रख रखा है, तो कैसे इन सब डिजीजेस से बचा जा सके। Hand wash is the most important factor which plays role in preventing diseases from cats. Hand wash should be done properly and regularly. मैं बार बार इस चीज पे emphasis देता हूं, properly। ये properly क्या होता है? कहने का ये मतलब है कि जस्ट आप जाओ, टैप को खोलो, पानी आ रहा है, पानी में हाथ ऐसे डाल लो, ऐसे करके धो के आ जाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। हैंड वॉश के प्रॉपर 6 स्टेप्स होते हैं। 6 स्टेप्स को आपको फॉलो करना होता है। मिनिमम 20 सेकेंड्स आपको देना होता है साबुन के साथ। कैसे? अब इस बात को समझ लें, इस टेक्निक को समझ लें। अगर इस टेक्निक को आप समझ लेंगे तो मैं बता रहा हूं आपको, मोर देन 90% ऑफ डिजीजेस जो कि कैट से फैलने जा रहा है वो आप बचा सकते हो। मोर देन 90% ऑफ डिजीजेस। एंड अगर मैं जनरल बात करूं तो मोर देन 50% ऑफ डिजीजेस जो कि कम्युनिकेबल है, जस्ट एक हैंड वॉश, प्रॉपर एंड रेगुलर हैंड वॉश से आप प्रिवेंट कर सकते हो। तो क्या होता है ये 6 स्टेप्स? स्टेप नंबर 1, पाम्स पे इस तरीके से। पहले आपने क्या किया है, आपने पहले पानी पूरे आपने इसमें लगा लिया है हैंड्स पे, साबुन आपने इसमें पूरे पे लगा लिया है। अब कैसे रब करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड 20 सेकेंड्स तक रब करते रहना है। तो सबसे पहला स्टेप्स मैंने आपको बताया, पाम्स को इस तरीके से रब करें। सेकंड स्टेप में एक पाम को दूसरे डॉर्सम पे ले जाकर इस तरीके से रब करें, फिंगर्स के साथ इंटरलेस कर कर।
फिर इसी चीज को इस हाथ के साथ करें। ये स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 में इन दोनों हैंड्स को इस तरीके से फिंगर्स को इंटरलेस कर वॉश करें। 3 4th में ये आपकी जो चारों फिंगर है, ये चारों फिंगर है, दोनों को आपस में इस तरीके से 4th स्टेज में। 5th स्टेज में ये जो आपके थम्स हैं, इस थम्स को अच्छे से वॉश करें, दोनों को। एंड जो लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप में क्या है, ये नेल्स वाला ये जो पार्ट है, टिप ऑफ ऑल द फिंगर्स, इसको दूसरे पाम्स में ले जाकर इस तरीके से रोटेट करें। 6th स्टेप है, दोनों हाथों से। ये 6 स्टेप्स आपको सोप एंड वाटर के साथ मिनिमम 20 सेकेंड्स आपको यूज करना है। एंड इसी हैंड वॉश को अगर आप चाहें तो आपके पास अगर घर में हैंड रब पड़ा हुआ है तो आप हैंड रब को भी यूज कर सकते हैं, जिसे भी 20 सेकंड तक यूज करना होता है। स्टेप्स बिल्कुल यही 6 के 6 स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। तो ये कुछ बात थी हैंड वॉश से रिलेटेड। साथ ही साथ प्रिवेंशन के लिए मैंने जैसा आपको हर डिजीज के साथ बताया कि वो डिजीज कैसे फैलता है, तो जिस तरीके से डिजीज फैलता है, इस चेन को अगर आप ब्रेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रांसमिशन आपका ब्रेक हो जाएगा, जो कि मैंने कई बार अपने पुराने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि जानकारी ही बचावा है। अगर आप रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन जानेंगे तभी आप अपने आप को बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि मलेरिया कैसे फैलता है, तो मलेरिया फैलता है मच्छर के काटने से। तो अगर आप अपने आप को बचा सकें मच्छर से काटने से, तो आपका बचावा हो जाएगा मलेरिया से। इसी तरीके से अगर आपको पता है कि रेबीज कैसे फैलता है, रेबीज फैलता है बाइट्स से या लिक्स से, तो अगर आप अपने आप को बचा लेंगे बाइट्स एंड लिक्स से, तो ऑफ कोर्स आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा रेबीज से। तो इसी तरीके से ये जो मैंने 6 डिजीज का ट्रांसमिशन आपको बताया है, इस ट्रांसमिशन चेन को अगर आप ब्रेक कर देंगे तो आपका बचावा हो जाएगा। एंड प्लस ये हैंड वॉश वाला टॉपिक, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया। 20 सेकेंड्स तक या तो सोप के साथ या तो हैंड रब के साथ प्रॉपर 6 स्टेप्स को फॉलो करें। मोर देन 90% आप मान कर चलें आप प्रोटेक्टेड रहेंगे अगेंस्ट ऑल दीज डिजीजेस थ्रू कैट्स। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आई होगी। पसंद आई, शेयर करना ना भूलें, लाइक का बटन दबा दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी अपडेट्स, ऐसी कुछ और रोचक जानकारियां मैं आपको आने वाले वीडियोस में दे सकूं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, बाय बाय।